बस चालू कर, हो गया? चेक चेक चेक। Okay, so very good afternoon to all my dear friends. Everyone please now keep quiet, the lecture has started. 1 मिनट के अंदर मैं सब कुछ जो हमने कल और परसों में देखा था उसे रिवाइज करने वाले हैं एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड। सबसे पहली बात तो आप लोग मुझे बताओगे कि जब कभी भी हम बात करते हैं लॉ की, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन लॉ? एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज। साथ साथ में जब हम कहते हैं हम कोई भी एक्ट को देख रहे हैं, एक्ट में क्या सारी चीजें दिखाई देती है आपको? सेक्शंस प्लस सबसेक्शंस प्लस क्लॉज। ओके फाइन, एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोविजोस, ये भी दिखाई देता है हमें इन एवरी एक्ट। Yesterday we had also seen the procedure to make an act. क्लासरूम की आवाज कम करना। कोई भी एक्ट को जब कभी भी बनाना है, कोई भी एक्ट को जब कभी भी आपको बनाना होता है, सबसे पहले इस एक्ट का ड्राफ्ट जो है कंसर्न मिनिस्ट्री बनाती है। ओके, कंसर्न मिनिस्ट्री इस एक्ट को बनाने के बाद इट इज लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कल मुझे किसी ने पूछा था लोकसभा में पहले ले डाउन किया जाएगा या राज्यसभा में पहले ले डाउन किया जाएगा? देयर इज नो प्रोसीजर गिवन इन द लॉ फॉर वेयर इट इज टू बी लेड डाउन फर्स्ट, इट कैन बी लेड डाउन एनीवेयर। ओके, तो मिनिस्ट्री का कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो अगर चाहे तो लोकसभा में पहले प्रेजेंट करे या राज्यसभा में प्रेजेंट करे, वो उसकी खुद की मर्जी है। वैसे भी इट हैज टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली आफ्टर विच इट विल गो टू द president for his consent. Okay, once the president has given his consent, this particular draft will become an act. बट ये एक्ट एक बार बन गया, बट क्या आम जनता को इस बारे में पता है? नहीं। तो आम जनता तक ये न्यूज, ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? थ्रू दी ऑफिशियल गैजेट। तो इट इज पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट। चाय लेके आ जाना। और ऑफिशियल गैजेट से ही आम जनता को पता आप लोग लोगे चाय? सुनना अंकुश, हाँ बेटा, और कुछ वड़ा पाव पिज्जा और भी कुछ लेके आती हूँ। पहले मेरे को चाय लाके दे दे, फिर सब बच्चों को भी दे देना, ठीक है बेटा? सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? आप लोग इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो? मैं ही आपके लिए पेपर लिख देते हो। हर रोज यहाँ पे आना, सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे से क्लासेस लेना, इतनी मेहनत कर रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है? मैं ही लिख देती हूँ पेपर आपके लिए, है ना? कल जाके मस्त सोफा सीट वगैरह लेके आती हूँ, मस्त कंबल वंबल लेके आती हूँ, मस्त चिल्ड माहौल में पढ़ाई करो, है ना? कॉफी वॉफी, चाय वाय, नाश्ता वाश्ता सबका अरेंजमेंट कर लेते हो बेटा, है ना? अच्छा, तो सुनो मेरी बात। once an act is made, that is we get the consent of the president, क्या होता है? it is published in the official gazette. Yesterday we had also seen how the name of an act is written. तो आप लोग जानते हो कोई भी कानून का नाम जब कभी भी आप लिखते हो, the first letter of every word has to be in capital. तो say for example अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 लिख रही हूं, तो अब जब कभी भी मैं कंपनीज एक्ट 2013 लिख रही हूं, द का टी कैपिटल होगा, कंपनीज का सी कैपिटल होगा एंड साथ साथ में एक्ट का ए कैपिटल होगा. Along with that, you also write down the year in which this act came into enforcement. So, Companies Act 2013 came into enforcement in which year?
2013. So this is the way, ये वो तरीका है जिससे आप क्या करते हो, एक्ट के नाम को रिप्रेजेंट करते हो. कोई भी आंसर में जब कभी भी आप कंपनीज एक्ट का नाम लिखने वाले हो, दिस इज एग्जैक्टली द वे इन विच यू आर सपोज टू राइट डाउन द नेम ऑफ योर एक्ट. ठीक है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, बिकॉज आज फॉर्मली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्ट. मेरे जो लेक्चर्स हो गए, मेरे लेक्चर्स आर गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ. हो सकता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी से कंफर्टेबल है, ओके, बट आई डोंट वांट टू मेक यू ऑल कंफर्टेबल ओवर हियर, ओके, क्योंकि यहां पे आपको कंफर्टेबल फील करवा के एग्जामिनेशन में अनकंफर्टेबल फील करोगे तो इससे आपका पर्पस क्या सॉल्व होने वाला है? नहीं. सो इट इज बेटर कि हम लोग इंग्लिश में ही मेजॉरिटी लेक्चर्स को कंडक्ट करें. हाँ, कुछ कुछ प्रोविजंस जो हो गए, कुछ नहीं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविजंस में एक्सप्लेन करूंगी मेजॉरिटी इंग्लिश में, वापस से एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में भी, ओके. बट जब रिविजन्स हो गए, ऑब्वियसली टेस्ट भी जो हो गए, सब कुछ इंग्लिश में ही होने वाला है. व्हाई यू नो द आंसर, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है. आप खुद जानते हो कि क्यों हमें इंग्लिश में मास्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज ऑल योर पेपर्स, सिर्फ लॉ ही छोड़ो, ऑल योर पेपर्स आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. चाहे वो ऑडिट है, EIS है, SM है, लॉ है, एवरी थ्योरी पेपर इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश. सो ऑब्वियसली बात है, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ से लड़ाई बाद में है, पहले इंग्लिश से ही लड़ाई है ना. सो दैट इज वाई टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर चैलेंज, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंडक्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर सेशंस इन इंग्लिश. ऑब्वियसली हिंदी इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%. मतलब बेसिकली अगर आप परसेंटेज वाइज बोलो, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है मैम, परसेंटेज में ही बोलो, बेसिकली इट्स 60-40, 60% इंग्लिश एंड 40% हिंदी. तो अगर आपकी इंग्लिश कमांडिंग लैंग्वेज नहीं भी है ना, तो भी इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, क्योंकि आपको समझ में आ ही जाएगा. पहले 2 दिन मैंने ये चीज नहीं कही थी, फिर भी कभी आपको ऐसे लगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं, कि मैम क्या कह रही है, चाइनीज है या जापानीज है या क्या है, ऐसे लगा आपको? नहीं. तो अब बेसिकली मैं ये चीज कहती भी नहीं हूं, बिकॉज बोलने के बाद बच्चा और सोचने लग जाता है. जब तक कही नहीं जाती है बात, तब तक सोची नहीं जाती. जैसे कि अभी तक मैं अगर आपको बोलूंगी डोंट थिंक अबाउट अ ग्रीन एप्पल, नाउ यू विल थिंक अबाउट अ ग्रीन एप्पल. अभी तक आपने सोचा भी नहीं था अबाउट अ ग्रीन एप्पल. सो दैट इज बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी. बट ठीक है, आई जस्ट मेड इट श्योर दैट ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में आपको लगे कि धोखा हो रहा है मेरे साथ, है ना. आपके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है, आप सही जगह पे आए हो, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. हमारा पेपर ही इंग्लिश में है, तो मुझे वैसी टाइप का फैकल्टी नहीं बनना है यहाँ पे क्लास में आके हिंदी में पंचलाइन्स दूं, हिंदी में कुछ 2-3 भारी डायलॉग्स बोल दो और आपको खुश कर दो और बोलूं वाह क्या भारी सेशन हुआ है. यहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील करो, वो चलेगा मुझे, because I want to make you all happy during the result day, not in the classes. Okay, obviously class में मस्ती होगी, ज्यादा करके पढ़ाई होगी, पढ़ाई करते करते मस्ती होगी, but that will all be into limits. Okay, जहां तक मस्ती करने की समय आएगा या मस्ती करने का टाइम आएगा, हम लोग तब मस्ती करेंगे. बट जब पढ़ाई करनी होगी, हम लोग सिंसियरली डेडिकेटेड बच्चों की तरह अच्छे से पढ़ाई करेंगे. अगर लग रहा है बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है एक आधा सॉन्ग भी मैं प्ले कर दूं, तो वो सॉन्ग प्ले करते करते मैं आपको नहीं पूछने वाली हूं लॉ इज इक्वल टू व्हाट, एक्ट इज इक्वल टू व्हाट, तब आप पूरा एंजॉय करो गाने को. बट जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आपको सवाल पूछ रही हूं, दैट वुड बी द टाइम आई वुड बी एक्सपेक्टिंग द आंसर्स फ्रॉम यू ऑल. फिर तब आपको चुप नहीं बैठना है. जब बोलना होता है तब इज्जत से बोलो, और जब चुप रहना रहता है तब इज्जत से चुप रहना है, सुनना है, लिखने का समय आएगा तब लिखना है. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज टुडे वी आर ऑफिशियली गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर सिलेबस एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इवन ऑन अ सिंगल मिनट राइट फ्रॉम टुडे. आज से हमारे जो आवर्स है, दोज आर लिमिटेड आवर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ऐसा तो नहीं है अभी मैंने 20 सितंबर से शुरू किया है तो मैं जनवरी तक क्लासेस कंडक्ट करती रहोगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनफैक्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर ओन टाइम. आपको ग्रुप 1 की चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस कंप्लीट करनी है, फिर ग्रुप 2 की कंप्लीट करनी है, फिर आपको सेल्फ स्टडी करना है और फिर आपको एग्जामिनेशन देना है. तो हमारे पास जितना चाहा उतना समय हमारे पास नहीं है. लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिटर्न्स हमें चाहिए. सो वी हैव टू बी मोस्ट एफिशिएंट.
उसके लिए मुझे आप लोगों के कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये 3.5 महीने की बैच 4.5 महीने में चली जाएगी, और इससे नुकसान मेरा नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका है, आप लोगों का। तो डिसिप्लिन इज समथिंग दैट इज नेसेसरी। व्हाई यू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। मुझे भी मस्ती करना पसंद है, मेरे को भी संडेज और सैटरडेज को ऑफ लेना पसंद है, मेरी भी तो फैमिली है ना, है या नहीं है? मेरी भी फैमिली है, मेरी भी दोस्त है, मेरा भी सोशल ग्रुप है, मुझे भी अच्छा लगेगा सैटरडे संडे चिल करना और मंडे टू फ्राइडे आके पढ़ा के जाना। बट इवन आई अंडरस्टैंड कि आप कितने समय के प्रेशर के अंदर हो, और मेरी मस्ती के लिए आई कैन नॉट पुट योर करियर एट स्टेक, एंड दैट इज व्हाई आई हैव टू इंप्लीमेंट डिसिप्लिन इन क्लास। नहीं तो क्या हो जाता है, कोई भी बच्चा टाइम पास कर तो लेता है, और ये जो शैतान बच्चे रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पंच लाइन छोड़ देते हैं और चुप हो जाते हैं, और बाकी सारे बच्चे वो भावनाओं में रह जाते हैं, और ये लोग बड़े ही चालाक रहते हैं। आई हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। सो देखो, एक बच्ची के मस्ती के लिए है, या उसको क्योंकि प्रूफ करना है कि वो कितना भारी है या भारी है, उसके लिए मैं बाकी के बच्चों को रिस्क पे नहीं ले सकती हूँ। और हर क्लास में ऐसा कीड़ा रहता ही है, ऐसा बच्चा रहता ही है। आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ योर्स। जहां तक वर्चुअल बच्चों की बात है, एप्लीकेशन पे आई हैव एन ऑप्शन जहां पे मैं उनको टाइम आउट कर सकती हूं, और जहां तक फिजिकल बच्चों की बात है, टाइम आउट छोड़ो, आपको क्लास के बाहर ही निकाल दोगे। तो नाउ यू हैव टू सी टू इट दैट यू आर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। मैं ये नहीं बोल रही हूं एकदम ही बुकवर्म बन जाना है, ये तो एक्सपेक्टेशन कभी थे ही नहीं। आपको एंजॉय करना है, बट आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। समय हर एक चीज का होता है, एंजॉय करने का भी होता है और पढ़ाई करने का भी होता है। तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और मस्ती के वक्त मस्ती, है ना अच्छे बच्चे आप लोग? बोलो, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। चलो आ जाइए, बोलो यस मैम वील डू इट, बोलो वंडरफुल। चलो आ जाइए, इवन माई वर्चुअल स्टूडेंट्स आर अग्रीइंग टू इट, वंडरफुल। चलो सही है बात, बेटा आ जाएगी सब, आप धीरज रखिए, ठीक है। चलो सुनो ना मेरी बात, कल हमने हल्की सी झलक देखी थी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कंपनी। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप लोग फेस टू फेस बच्चे, जब तक इनका टाइम लैग खत्म नहीं होता, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कंपनी शब्द को कैसे डिफाइन किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? अ कंपनी इज अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law। तो कल ही हमने डेफिनेशन देखी थी कंपनी इस वर्ड की, और कंपनी इस वर्ड को लॉ मेकर्स ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, जहां पे उन्हें कहा था अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बट इससे कुछ खास हमें कंपनी इस शब्द के बारे में समझ में नहीं आया। What exactly is the meaning of the word company? This we did not understand by the definitions provided under the Companies Act 2013। तो जैसे मैंने आपको कल एक सिंपल सी चीज बताई थी, अगर मैं आपको पूछती what do you mean by a mobile phone? We are not able to define a mobile phone। हम सिर्फ कहते हैं हाँ मोबाइल मतलब मोबाइल है, it's so natural। वैसे ही कंपनी मतलब क्या? अरे कंपनी मतलब कंपनी है, हम लोग उसको एग्जैक्टली डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। बट देखो, मोबाइल जिस पर्सन को मोबाइल के बारे में पता नहीं है, उसे कुछ तो बताना पड़ेगा यार, ताकि वो समझे व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डिवाइस। तो अब मुझे बताओ, कोई व्यक्ति है जिसको मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता है, आप क्या बताओगे उसे? व्हाट डू यू मीन बाय अ मोबाइल? बताओ मुझे। हाँ, आप उसके फीचर्स एक्सप्लेन करोगे, जैसे क्या करोगे बताओ मुझे। अच्छा, एनी इंस्ट्रूमेंट जिससे वायरलेस कॉलिंग हो सकता है। ओके फाइन, उसके साथ साथ एडेड एडवांटेज है, यू कैन क्लिक पिक्चर्स, सो देयर इज अ कैमरा, मैसेजेस भेज सकते हो, मैसेजेस रिसीव कर सकते हो, नेट ब्राउजिंग कर सकते हो, सॉरी ओके यू कैन सेव योर कॉन्टैक्ट्स, सो बेसिकली इट्स लाइक अ डिजिटल डायरी। अच्छा, फैकल्टीज के लेक्चर्स देख सकते हो। ओके हाँ हो गया ना, कैमरा है, सो बेसिकली यू कैन क्लिक पिक्चर्स, देयर इज अ कैलेंडर, और हाँ नेटफ्लिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, अरे यूट्यूब नहीं रहे है,
अच्छा फाइन, गेम्स, कैलकुलेटर। अरे बेसिकली आजकल, हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? सोशल मीडिया। अरे सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है क्या? अरे सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आजकल अभी आपका जो वॉलेट है वो भी ई वॉलेट हो चुका है। सो नाउ बेसिकली ऑल द पेमेंट्स कैन ऑल्सो बी डन ऑनलाइन। एंड इफ यू हैव एनीथिंग, गूगल पे है या आप समझ लो पेटीएम है, सो बेसिकली नाउ आपको ना फिजिकल डायरी कैरी करने की जरूरत है, ना आपको आपका कैलेंडर कैरी करने की जरूरत है, ना आपको आपका वॉलेट कैरी करने की जरूरत है, आपको ना वॉच पहनने की जरूरत है, अच्छा ना कैलकुलेटर आपको कैरी करने की जरूरत है, ना टॉर्च कैरी करने की जरूरत है, ना कैमरा कैरी करने की जरूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी इमोशनल मत होइए, ये सारी चीजें एक ही इंस्ट्रूमेंट में अवेलेबल है, एंड दैट इज अ मोबाइल फोन। अ मोबाइल फोन मतलब बेसिकली ये सारी चीजें जिस गैजेट में अवेलेबल है, ओके। और गैजेट का सबसे बेसिक चीज जो इसने कहा था, दैट इज कॉलिंग, है ना, उसको हम नहीं भूल सकते हैं। कॉल करना या कॉल रिसीव करना, या मैसेज भेजना या मैसेज रिसीव करना, ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स जिस गैजेट में होते हैं, उस गैजेट को हम कहते हैं एज अ मोबाइल फोन। मोबाइल बिकॉज इट कैन बी टेक कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज मूवेबल। हमारा लैंडलाइन मूवेबल नहीं है ना, इट्स कनेक्टेड थ्रू द वायर। दिस इज वायरलेस and that is why it is known as a mobile phone. Getting this or no? Similarly, जब कंपनी को डिफाइन करने का समय आया ना, लॉ मेकर्स ने तो एकदम इजीली लिख दिया, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी, खत्म हो गई बात। बट देयर आर वेरियस जजेस, हमारे ऑनरेबल जजेस, हु डिफाइंड अ कंपनी थ्रू इट्स फीचर्स। देयर आर वेरियस जजेस हु डिफाइंड अ कंपनी थ्रू इट्स फीचर्स, और इसी फीचर्स के थ्रू उन्होंने कहा ये सारी चीजें जिस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम वो फीचर्स देखने वाले हैं, बट वो फीचर्स देखने के पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे व्हाई अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। अगर हमारे पास सोल प्रोप्राइटरीशिप का कॉन्सेप्ट है, सोल प्रोप्राइटरीशिप, पार्टनरशिप आपने पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट बचपन में ही आपने देखा था, सीए के बचपन में ही आपने देखा है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरीशिप है, पार्टनरशिप है, बहुत सारे टाइप्स है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, व्हाई डिड वी इंट्रोड्यूस अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट वी विल गो इनटू व्हाई एंड देन वी विल गो इनटू व्हाट इज रिटन इन द एक्ट। व्हाट तो हमें देखना ही है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट व्हाट अच्छे से समझेगा अगर हम समझेंगे व्हाई इट हैज कम इनटू पिक्चर। तो एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे, आपको ही मैं एग्जाम्पल में रखती हूं सो दैट इट इज इजिली कनेक्टिंग टू यू। ओके, सी फॉर एग्जाम्पल यू बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, इमेजिन, बट नाउ you are not really interested in doing any kind of business. You are not really interested in doing any kind of job or practice. What you are actually interested is doing business. ठीक है? तो अब आप क्या करते हो? आप सीए बनने के बाद सोचते हो, मार्केट को कुछ एनालाइज करते हो और देखते हो कि कौन से सारे बिजनेस में सबसे ज्यादा स्कोप है और ग्रोथ है। तो करंटली आपके दिमाग में एक आइडिया आई और क्लिक हुआ आपको ये चीज, दीज डेज एवरी पर्सन हैज अ मोबाइल फोन। एवरी पर्सन, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो जॉब पर्सन है, या चाहे वो टीनेजर है। टीनेजर क्या, आजकल के जमाने में बच्चों के हाथों में भी मोबाइल फोन है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। स्कूल ऑनलाइन, क्लास ऑनलाइन, मस्ती ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन ही है। अब ऐसे केस में इफ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरी चाइल्ड इज हैविंग अ मोबाइल फोन। मतलब हमने देखा है लिटरली एक एक घर में कम से कम 4-4 मोबाइल फोन है, कम से कम 4-4, मम्मी पापा, बच्चे, दादा दादी, भैया भाभी, कम से कम 4 फोन तो है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पता नहीं कितने फोन तो है। तो अगर, अच्छा ठीक है, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हर किसी के पास मोबाइल फोन है। सो बेसिकली ये इंडस्ट्री काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है या नहीं है?
So now what you think is, you think of opening a retail shop. You think of opening a retail shop of mobile phones. So say for example, यहां पे ही तिलक रोड करके एक रोड है पुणे में, ठीक है, और तिलक रोड पे काफी सारे मोबाइल शॉप्स है, मोबाइल शॉपीज है. तो आप सोचते हो ये मार्केट सिटी एरिया में है, काफी लोग यहाँ पे आते भी है, मैं बेस्ट प्राइस में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स दूंगा. सो बेसिकली आई विल हैव अ प्राइस वॉर, ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी है. और ऐसे सोच के आप क्या करते हो, अपने घर के कुछ पैसे से आपने 5 लाख रुपए लिए और ये 5 लाख रुपए से आपने एक शॉप रेंट पे ले लिया, कुछ फर्नीचर डाल दिया, एक टेबल कुर्सी अपने लिए ले ली, एक लैपटॉप ले लिया और 1-2 लोगों को आपने क्या कर दिया, शॉप में एम्प्लॉय कर दिया. ऐसे करके 5 लाख रुपए से आप खोल देते हो आपकी दुकान ऑन तिलक रोड. और ये दुकान किस चीज के लिए है, टू सेल मोबाइल फोन्स. यू हैव ओपन अ रिटेल शॉप टू सेल मोबाइल फोन्स. यू आर द ओनर ऑफ दिस शॉप. हु आर यू? और साथ साथ में यू आर ऑल्सो द मैनेजर ऑफ दिस शॉप. सो बेसिकली यू ओन दिस शॉप एंड यू मैनेज दिस शॉप. आप ही डिसाइड करते हो कौन से कंपनी के कितने मोबाइल फोन स्टॉक में रखने हैं, क्या प्राइस पे बेचना है, कब कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करना है, कितने हद तक का डिस्काउंट ऑफर करना है, एम्प्लॉयज कितने एम्प्लॉय करने हैं, अकाउंटिंग कौन करेगा, कब दुकान खोलनी है, कब दुकान शट डाउन करनी है, सारी चीजें आप ही डिसाइड कर रहे हो. सो बेसिकली आप ओनर भी हो और आप मैनेजर भी हो. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स, वर्चुअल स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे साथ हो या नहीं हो? सो नाउ 5 लाख रुपए डाल के आपने ये दुकान खोल दी है मोबाइल फोन्स की, जहां पे आप मोबाइल फोन्स को खरीद के बेचते हो, और रिटेल बिजनेस. कुछ समय तक आपका बिजनेस काफी अच्छे से चला. यू मेड फैंटास्टिक प्रॉफिट्स इनटू दिस पर्टिकुलर बिजनेस. कुछ 2 साल हो गए, बट अब आपको ये लगने लग गया है कि अब बिजनेस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है. नाउ इज द एग्जैक्ट टाइम टू एक्सपैंड योर बिजनेस. आपने अब मार्केट में अपना अच्छा खासा नाम कमा दिया है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल रहा है, और अगर आपने और एक दुकान खोली तो यू विल मेक मोर प्रॉफिट्स. बट अब घर में जितना पैसा था आपने ऑलरेडी इस दुकान में डाल दिया है, और प्लस और एक दुकान खोलना मतलब क्या, मैनेजमेंट भी बढ़ जाने वाला है. बट अब करेंटली आपका जितना भी समय है, पूरा का पूरा समय ये तिलक रोड के शॉप में ही चले जा रहा है. आप अकेले इंसान हो, 2 जगह पे तो आप नहीं रह सकते हो. यू कैन बी एट ओनली 1 प्लेस एट 1 टाइम. सो मैनेजमेंट में भी किसी और का हाथ लगेगा. मैनेजमेंट तो एक चीज है, साथ साथ में फाइनेंशियली भी किसी और का हाथ लगेगा अगर आपको और एक शॉप खोलनी है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड पुणे. और आप देखते हो सिटी एरिया में ऑलरेडी एक दुकान है, बट आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे इज ग्रोइंग. हड़पसर है, आउंध है, ओके, ये बालेवाड़ी है, ये सारी जगह जो है अब इमर्जिंग मार्केट्स है. यहां पे भी आपको आपके शॉप्स को ओपन करना है. So now you realize some of your friends are doing a job or they are into practice but they are not really happy with whatever they are doing. और आपकी ग्रोथ देख के वो काफी इंप्रेस्ड है, तो आप उनको ऑफर करते हो कि क्या तुम इस बिजनेस में हिस्सा लेना चाहते हो? डू यू वांट टू टेक अ पार्ट इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस दैट आई एम डूइंग? तो ये दोनों आपके दोस्त जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बढ़िया है, वैसे भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ जॉब वी आर डूइंग, और तुम्हारी ग्रोथ देख के मजा आ गया यार, हम भी ये बिजनेस में आना चाहते हैं. तो आप कहते हो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नाउ यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस सर्टेन मनी, कैपिटल लाना पड़ेगा. तो ऐसे करके आपके 5 लाख इनिशियली जो थे, और प्लस एक दोस्त ने 5 लाख और दूसरे दोस्त ने 5 लाख, ऐसे करके नाउ यू हैव अ टोटल कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीज. अब जहां पे आपकी सिर्फ एक ही रिटेल शॉप थी, अब आपकी 3 रिटेल शॉप्स हो गई है. एक सिटी एरिया तिलक रोड पे, एक हड़पसर में और एक आउंध में. और ऐसे करके नाउ all 3 of y'all, you and your 2 friends, मतलब all 3 of y'all are the owners also as well as the managers also. आप तीनों मिलके स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हो.
कब हमें डिस्काउंट रखना है, कितने अमाउंट का डिस्काउंट रखना है, कौन से फोन को ज्यादा प्रमोट करना है, कौन से कलर ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करने हैं, साथ साथ में हमें कैसे स्टाफ को एम्प्लॉय करना है, स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग देनी है। अकाउंटिंग एक ही बंदा करेगा बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। ऐसे करके अब आप तीनों भी ओनर भी हो और मैनेजर्स भी हो ऑफ दिस पर्टिकुलर रिटेल शॉप्स। तीनों का प्रॉफिट क्लब किया जाएगा और तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिकॉज एक ही बिजनेस में आप तीनों भी हो, एक ही ब्रांड के 3 शॉप्स आपने ओपन किए हैं। कभी कोई यहां पे बैठता है, कभी कोई वहां पे बैठता है, जो भी है वो आपका आपसी मामला है। कुछ समय हो जाता है और ये तीनों भी शॉप्स जो है वंडरफुली काम करना शुरू करते हैं। ओके, बट नाउ यू थिंक कि वाई नॉट टू गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको मोबाइल फोन्स के बारे में काफी सारी चीजें पता चल गई है, काफी सारी चीजें आपको पता चल गई है। एवरीथिंग, हर कोई छोटा पार्ट जो रिक्वायर्ड है, कस्टमर्स की क्या चॉइस है, कस्टमर किस प्राइस के मोबाइल फोन्स को प्रेफर करते हैं, कौन से कलर के मोबाइल फोन्स को प्रेफर करते हैं, उनके लिए क्या कैमरा के फीचर्स ज्यादा मायने रखते हैं या बाकी सारे फीचर्स ज्यादा मायने रखते हैं, ये सारी चीजों को आपने जान लिया है। और आप सोचते हो अगर ये सारी चीजों के बारे में मुझे पता है, मैं क्यों दूसरों के मोबाइल फोन को खरीद के बेचूं? आई विल मैन्युफैक्चर माई ओन मोबाइल फोन। बट खुद का मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए, दैट इज फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, क्या आपको लगेंगे बहुत सारे पैसे? अरे लगेंगे या नहीं लगेंगे? अब आपके पास और आपके 2 दोस्तों के पास जितने पैसे थे आपने ऑलरेडी डाले या नहीं डाले? आपके पास और आपके 2 दोस्तों के पास जितने भी पैसे थे वो आपने ऑलरेडी डाल दिए। बट अब आपको और बहुत सारे पैसे लग रहे हैं इन ऑर्डर टू ओपन अ फैक्ट्री। सबसे पहले लैंड का कितना बड़ा खर्चा होगा? लैंड के साथ साथ हेवी प्लांट एंड मशीनरी वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ओपन अ फैक्ट्री। अब सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड स्टाफ से बात नहीं बनेगी, हमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड स्टाफ से बात नहीं बनेगी। वी विल रिक्वायर स्किल्ड एम्प्लॉयज। साथ साथ में हमें रिसर्च में पैसा डालना पड़ेगा, बहुत सारे एंसिलरी यूनिट से हमें कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा टू मैन्युफैक्चर स्मॉल पार्ट्स एंड टू डिलीवर इट टू अस। तो हमें लगेंगे बहुत सारे पैसे। तो अब ऐसे समय पे ऑब्वियसली आपको कौन याद आएगा? आपके घर वाले याद आएंगे। आप सोचते हो ऐसे समय पे अगर हमारे घर वाले हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आप क्या करते हो? आपका क्लोज ग्रुप है, घर वाले मतलब बेसिकली योर क्लोज ग्रुप। ओके, भैया भाभी दीदी जीजू मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जो भी है, बुआ चाचा चाची मामा मामी, आप इन लोगों के पास जाते हो और आप कहते हो कि पैसे दो और आप क्या बन जाओ? इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मालिक। हम लोग मैनेजमेंट में ध्यान देंगे। आप, हम मतलब कौन? आप और आपके 2 दोस्त, क्योंकि काफी सालों से आप लोग इस बिजनेस में हो, काफी सालों से आप इस बिजनेस में हो, तो आपको पता है कि कैसे कस्टमर को टैकल कर रहा है। जो चीज आपके पास नहीं है वो है पैसा, जो आपके घर वालों के पास है, और आपके घर वाले ऑलरेडी अपने काम में बिजी है। तो आप उनको कह रहे हो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप पैसा देके इस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बन जाओ, साल भर बिजनेस हम करेंगे। हम मतलब कौन है? अरे कौन है बोलो? आप और आपके 2 दोस्त। ओके, अब ऐसे केस में आप और आपके 2 दोस्त क्या करेंगे? साल भर स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे, मैनेजमेंट में ध्यान देंगे, दिन रात एक करके काम करेंगे, और प्रॉफिट जो भी आएगा वो ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, दिस ग्रुप इज अ क्लोज्ड ग्रुप। क्लोज्ड ग्रुप मतलब आप समझ लो, आपने फाउंडेशन में स्पेशल ऑफर जनरल ऑफर किया था, ऐसा कुछ किया था क्या? क्लोज्ड ग्रुप मीन स्पेशल ऑफर या जनरल ऑफर? स्पेशल ऑफर ना, स्पेशल ऑफर मतलब 1-to-1 या तो स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्संस। It's not open to the public at large. What is open to the public at large? General. यहाँ पे हम लोग
क्लोज ग्रुप ऑफ पर्सन है. क्लोज ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ स्पेशल ऑफर. इज अ हाँ, स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर, दोनों भी टर्म्स यूज कर सकते हो, है ना. इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर और अ स्पेशल ऑफर. अब आपने आपके खुद के ब्रांड का मोबाइल फोन बनाना शुरू कर दिया है. You have your own named mobile phone which has worked wonders all over India. खूब पसंद किया लोगों ने आपका मोबाइल फोन, क्योंकि कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आपका मोबाइल फोन दे रहा था. मजा आ गया आपको, आपने बोला सही हो गई मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा जो विजन था वो एकदम सही निकला. Okay, now your brand is very well established in India. It's created a goodwill for itself in the market, Indian market. तो अब आप सोचते हो इंडियन मार्केट में अगर मैंने नाम कमाया है तो क्यों ना अब इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर किया जाए. सो नाउ यू वांट टू एक्सपोर्ट द मोबाइल फोन्स दैट यू हैव क्रिएटेड. You want to export the mobile phones that you have created. Export करने के लिए क्या आपको लगेगा और ज्यादा पैसा? Because now if you're exporting your mobile phones have to be of international quality. एक भी डिफेक्ट या एक भी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते हो. Everything has to be up to the mark. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स. तो इसके लिए आपको लगेगा और ज्यादा पैसे, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में नाम एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केटिंग, उसका खर्चा लगेगा आपको, रिसर्च का खर्चा लगेगा, हाँ है ना. साथ साथ में एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का आपको खर्चा लगेगा. तो बहुत सारे खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं. तो इसके लिए आपको लगने वाले और बहुत सारे पैसे. बट अब जितना पैसा आपके पास, आपके दो दोस्तों के पास था, वो सारा का सारा पैसा तो ऑलरेडी ले लिया है. प्लस आपके घर वालों के पास भी जितना पैसा था, क्लोज ग्रुप ऑफ पर्संस के पास भी जितना पैसा था, वो भी आपने उनसे ले लिया है. अब आपको चाहिए और ज्यादा पैसा और बहुत सारा पैसा. अब आपको अगर पैसा चाहिएगा तो आप किसके पास जाओगे? बोलो. पब्लिक के पास. वेरी गुड. अभिषेक और पलक कह रहे हैं मैम अब हम जाएंगे आम जनता के पास. हम जाएंगे किसके पास? पब्लिक के पास. मैंगो पीपल, आम जनता. कितना भैया था कुछ लोगों को अब क्लिक हुआ. कोई बात नहीं. हम किसके पास जाएंगे बोले तो? आम जनता के पास हम जाएंगे. उतना पैसा नहीं है ना बेटा. सुनो ना मेरी बात. ओए कल आएगी कल. सुनो ना मेरी बात. तुम लोग कैसे करते हो रे? एक मिनट. Please stop talking, everyone. मेरे को आपको एक गुरु मूवी का एक सीन बताना है. आपने फाउंडेशन में देखा था?
I don't know where is it. ये देखो ना, एक मिनट प्लीज, एवरीवन प्लीज मेंटेन साइलेंस. How many of y'all have seen this Guru movie? How many of y'all have seen this movie? No, it was a super hit movie. It was not a flop movie. I just want to show you all one scene which is relevant for our concept right now. सुनो ना मेरी बात. यहां पे आप इस सिचुएशन में हो जहां पे अब आपके पास, आपके घर वालों के पास जितना भी पैसा था आपने ऑलरेडी बिजनेस में डाल दिया. अब आपको चाहिए और पैसा. तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी सही जवाब दिया है और आपने कहा है अब आप किसके पास जाओगे? आम जनता के पास. मतलब आप जाओगे टू द पब्लिक एट लार्ज. यही सेम चीज हो रही है इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, इन दिस सीन, जहां पे क्या हुआ है. आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सीन द मूवी. ओके, यहां पे गुरुकांत देसाई मीन्स अभिषेक बच्चन basically is into dealing of polyester. Polyester is a kind of a fabric. He deals in polyester. अब वो कह रहा है मेरा सपना है कि मैं किसी के बनाए हुए पॉलिस्टर में डील नहीं करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू मेक माई ओन फैक्ट्री जो पॉलिस्टर बनाएगी. केला सिल्क उसको बोलते हैं हिंदी में. आई वॉन्ट टू हैव माई ओन फैक्ट्री विच विल मैन्युफैक्चर पॉलिस्टर क्लॉथ. तो अब उसका जो साला है वो कहता है उसके लिए तो आपको लगेगी बहुत ज्यादा पैसे, क्योंकि डीलर से आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो टू योर ओन फैक्ट्री. तब वो कहता है मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और पैसे, आइडिया मेरे पास है, मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं. एक ही चीज की कमी है, वो है पैसा. वो पैसे की कमी मैं पूरी करूंगा बाय गोइंग टू द पब्लिक. पब्लिक के पास जाऊंगा और कहूंगा 10 रुपए दो और इस कंपनी के मालिक बन जाओ. 10 रुपए दो और इस कंपनी के मालिक बन जाओ. ऐसे करके आप सोचो 10-10 रुपए करके थोड़ा 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 पैसा हर किसी से लेके मेरे पास आ जाएगा बहुत सारा पैसा, जिससे मैं मेरे और उनके सपने पूरे कर सकता हूं. साल भर मेहनत मैं करूंगा, उनको टेंशन लेने की बात नहीं है. और साल भर मेहनत करने के बाद उनके दिए गए पैसों से जो प्रॉफिट कमाया है उसका हिस्सा मैं उनको रिटर्न में दूंगा. ये पूछ रहा है पैसे कैसे आएंगे. ओके, जिस सिचुएशन में अभी आप हो कि पैसे कहां से लाएंगे, तो अब इसका जवाब अच्छे से सुनना. अच्छा ठीक है, स्विच ऑन द लाइट्स ना. यहां पे हाँ यहां पे क्या हुआ है अगर आप देखोगे क्लोजली, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. यहां पे गुरुकांत देसाई वांटेड टू ओपन अ फैक्ट्री, जिसकी आइडिया उनके पास थी, काम करने का हुनर था, और साथ साथ में ही वांटेड टू डू दैट वर्क, बट व्हाट ही डिड नॉट हैव इज द मनी. तो ये पैसे लेने के लिए वो किसके पास जा रहे हैं? पब्लिक के पास. अब आप खुद सोचो, अगर ये सेम सिचुएशन होती और सोल प्रोप्राइटरशिप होता, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले क्या इतने पैसे ला पाते? अरे बोलो ना. अरे आपके पास तो जितने भी पैसे थे क्या आपने ऑलरेडी डाल दिए थे? डाले थे या नहीं डाले थे? साथ साथ में सोल प्रोप्राइटरशिप का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज इज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. कल जाके अगर सपोज बिजनेस करते करते कुछ गलत हो गया, या आजकल तो ऐसा हो रहा है रिसेशन ही आ गया है, धंधे ही लोगों के बंद हो गए हैं. अब ऐसे केस में इफ यू आर नॉट एबल टू पे द डेट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ऐसा रूल है कि आपको आपका घर का पैसा डालना पड़ेगा टू रीपे द डेट ऑफ द क्रेडिटर्स. हां कि नहीं? सेम ऑल्सो अप्लाइज टू पार्टनरशिप. आपने पार्टनरशिप एक्ट किया है, पूरा एक्ट हुआ है. पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? वर्चुअल बच्चे आप भी बोलो, इट इज अनलिमिटेड. कल जाके अगर पार्टनरशिप की डेट्स मतलब लायबिलिटीज हो जाती है ज्यादा, और पार्टनरशिप की एसेट्स जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो जाती है कम, क्या आपको घर का पैसा डालना पड़ेगा टू रीपे द लायबिलिटीज. इन दोनों भी बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में कन्वर्ट किया गया है इन आर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहली बात तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी होती है
लिमिटेड. अलॉन्ग विद दैट पैसा का जरिया है अनलिमिटेड. आम जनता हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों लोगों के पास आप जा सकते हो पैसा मांगने के लिए, और ज्यादा भी नहीं. अगर हर किसी बंदे ने 10-10 रुपए भी दे दिए, आपका कॉर्पस कितना कलेक्ट हो जाएगा उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. सो बेसिकली अगर आपके पास आइडिया है और मेहनत करने की तैयारी है, you can reach and achieve any kinds of heights in a company form of organization. I think you are intelligent and smart enough to understand what kind of examples I was giving in this particular example. पहला वाला टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था was a sole proprietorship, जहां पे आप एक अकेले थे, आप ओनर भी थे और आप मैनेजर भी थे. सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के केस में 3 लोग हैं यहां पे. हो सकता है 3 लोग, मिनिमम कितने लोग? 2 और मैक्सिमम 50. यहां पे कितने लोग हैं? चलेगा ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आप तीनों भी ओनर भी हो और मैनेजर भी हो. आप ही फर्म हो और फर्म ही आप हो. आप लोगों में डिस्टिंक्शन है या नहीं है? है या नहीं है? अरे है या नहीं है? सबको चाय मिलेगी बेटा, ऐसे हावले जैसे मत करो आप लोग, ठीक है? तीसरे केस में सुनो मेरी बात. ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट. यहां पे आपने आपके घर वालों को ओनर नहीं रखा है. आप खुद ही सोचो ना, सपोज दीदी जीजू या भैया भाभी ओनर बन जाते हैं. ओनर तो है ही, मैनेजमेंट में आ जाते हैं. क्या हो जाता है कभी कभार, यहां पे ध्यान दीजिए सब लोग, प्लीज सुनो मेरी बात. कभी कभार क्या हो जाता है, यू आर इन टू दिस बिजनेस फ्रॉम अ रॉन्ग टाइम, सो यू नो व्हाट स्ट्रैटेजीज आर टू बी अप्लाइड. कभी कभार आपको बिजनेस करते वक्त कुछ स्ट्रिक्ट कॉल्स भी लेने पड़ते हैं, स्ट्रिंजेंट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं. Okay, sometimes you have to be shrewd also, sometimes you have to be soft also. और ऐसा हो सकता है कि जीजू को मना कर दिया तो जीजू को बुरा लग गया, प्लस मम्मी ने बोल दिया जीजू को मना नहीं करना है क्योंकि दीदी का चेहरा सामने आ रहा है, फिर रिश्ते क्यों खराब करने हैं. होता है ऐसा कभी कभार, होता है या नहीं होता है? सुनना अंकुश, मेरे को भी दे देना, वो चाय ठंडी हो गई थी. तो क्या हो जाता है, आप खुल के बिजनेस नहीं कर सकते हो क्योंकि नाउ इमोशंस कम इनटू पिक्चर, और फिर प्रैक्टिकल कम हो जाते हो और इमोशनल आप ज्यादा हो जाते हो, विच मे हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. इसलिए आपने इस केस में क्या किया है, बोलो ना, इस केस में क्या किया? आपने ओनरशिप को अलग रखा है और मैनेजमेंट को अलग रखना है. ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. बट यहां पे ओनर्स एंड ओनरशिप इज बिटवीन अ क्लोज ग्रुप ऑफ पर्सन ओनली. इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? अ प्राइवेट कंपनी. इट्स नॉट एन एचयूएफ. हाँ, एचयूएफ नहीं हो सकता. एचयूएफ में क्या होता है, सिर्फ एक कर्ता होता है जो मैनेजमेंट में रहता है ना. यहां पे वैसा नहीं है. यहां पे आप तीनों भी मैनेजमेंट में हो. अरे हो कि नहीं? और यहां दिस इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. और एक फोर्थ केस किसका है? वेरी गुड. अरे इट इज अ पब्लिक कंपनी. यहां पे भी आपने क्या किया है, बोलो ना. अरे यार, चाय नहीं मिली ना आज. मैनेजमेंट को रखा है अलग फ्रॉम द ओनरशिप, अलग एंड मैनेजमेंट. और यहां पे तो आप किसके पास गए हो? पब्लिक के पास आप गए हो. एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्राइवेट कंपनी का. आप लोगों ने इस कंपनी का नाम भी सुना होगा. इनफैक्ट आपने इस कंपनी के साथ बिजनेस भी किया होगा. इस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है?
I just want to show you all one video. हाँ, सुनो ये. Okay, listen now. This company that I am talking about, Flipkart Private Limited, Private Limited, Private Limited. यहां पे फ्लिपकार्ट ने क्या कभी कोई पब्लिक इशू किया होगा? तो आपके और मेरे पास, आम जनता जैसे लोगों के पास क्या फ्लिपकार्ट के कभी शेयर्स हो गए? Until and unless Sachin or Binni Bansal does not come to us, we will not be able to subscribe for the shares of Flipkart Limited. वो अगर ऑफर करना भी चाहते हैं अपने शेयर्स, it is only going to be a special offer. It's not going to be a general offer. Look at this video and then we will discuss more about private companies. पहले ये वीडियो देख लो, तब तक आप लोगों की चाय भी हो जाती. वो लाइट्स बंद कर दो ना बेटा. आज की कहानी है देश के दो युवा सफल बिजनेसमैन की, बस. जिसने भारत के रिटेल व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली. देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्तों ने सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया और आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं. मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी. हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में. पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. उसके बाद सचिन ने टेक स्पेन नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की. कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहां काम करने का सुझाव दिया. करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया. शुरुआत में उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफी संभावनाएं हैं. जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी. शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया. इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे. 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एसेल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की. उसके बाद 2011 के शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई. इतना ही नहीं, Myntra.com, Jabang.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है. फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स को ग्राहकों के सामने पेश करता रहा है. इसी कड़ी में उसने बिग बिलियन डे नाम से साल 2014 में एक सेल शुरू किया जो कि बुरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन बंसल भाइयों ने हार नहीं मानी और उसी सेल को अगले साल शुरू कर रिकॉर्ड तोड़ सेल किए. आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट पर 1400 करोड़ की सेल एक दिन में हुई है, जबकि देश में बाकी रिटेल सेल ही 1070 करोड़ रुपए है. साल 2017 में फ्लिपकार्ट अपने 5 दिन के सेल में 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया. फ्लिपकार्ट की सफलता और भारत में बढ़ती आर्थिक तेजी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी. काफी रस्साकसी के बाद अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने करीब $1600 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील को अंजाम दिया. सचिन और बिन्नी ने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था. उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन दोनों भारत के दिग्गज कारोबारी की सूची में शामिल होंगे. इन दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर बिठा असंभव को भी संभव कर दिखाया और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की. ऐसा चेक, लाइट शुरू कर दो ना. ओके, मुझे बताइए इस कंपनी में 2 ही लोग
थे, दो ही लोग थे, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. आप लोग जानते हो क्या? जिन्होंने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था. ओके, बेसिकली ये लोग कंपनी के प्रमोटर भी है बिकॉज दे थॉट ऑफ दिस आइडिया. प्रमोटर, हम लोग प्रमोटर के बारे में भी सीखने वाले हैं. Along with that, these two persons are also the managers. Managers को हम लॉ की भाषा में कहते हैं डायरेक्टर्स. क्या कहते हैं बोलो तो मेरे साथ? डायरेक्टर्स. And they are also the shareholders. When they incorporated this company, they held 50% of the shares of Flipkart Private Limited. 50%. Private Limited में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होना जरूरी है और कम से कम 2 शेयर होल्डर्स. तो ये दोनों लोगों ने डायरेक्टरशिप भी ले ली और शेयर्स भी सब्सक्राइब कर दिए. बट फ्यू इयर्स बैक, यू नो, देयर वाज अ बिग डील दैट हैपेंड बिटवीन फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड वॉलमार्ट. वॉलमार्ट acquired 77% शेयर्स ऑफ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. तो ऑब्वियसली बात है, करंट होल्डिंग क्या था? 50-50%. सचिन बंसल, बिन्नी बंसल. सचिन बंसल ने अपने सारे शेयर्स दे दिए, बिन्नी बंसल ने भी अपने कुछ शेयर्स डिस्पोज किए. आज अगर आप करंट होल्डिंग देखते हो फ्लिपकार्ट लिमिटेड की, ओके, प्राइवेट लिमिटेड की अगर आप करंट होल्डिंग देखते हो, सचिन बंसल इज नॉट द शेयर होल्डर ऑफ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. बिन्नी बंसल इज द करंट होल्डर. 77% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय वॉलमार्ट. अलॉन्ग विद दैट देयर आर सर्टेन इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल. करंट investors of Flipkart Private Limited. ये देखो, आप देख रहे हो क्या? वॉलमार्ट के, आई डोंट नो वेदर हाउ मच एक्यूरेट दिस डेटा इज एंड कब का ये डेटा है, बट आप समझ लो अराउंड 80% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय वॉलमार्ट. ऑल दीज आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, टिसेन, टाइगर ग्लोबल. ये बिन्नी बंसल जो इस कंपनी का फाउंडर, बेसिकली प्रमोटर. यहां पे आपको सचिन बंसल का नाम नहीं नजर आ रहा है, हाँ है ना? तो अब बट अगर आप देखोगे यहां पे बस 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा से ज्यादा 8 लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स है. क्या आपको हजारों या लाखों या करोड़ों में फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग नजर आ रही है? And that can never happen. Why? Because this company is a private company. ज्यादा से ज्यादा भी होगा ना तो सिर्फ 200 लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स होंगे. 200 से 1% ज्यादा इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकता है. Such a company is known as a private company. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं. मिनिमम कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम कितने? 200. साथ साथ में प्राइवेट कंपनी जो है, इट कैन नॉट मेक अ पब्लिक इश्यू ऑफ इट्स सिक्योरिटीज. जनरल ऑफर कभी नहीं हो सकता है. ओके, इट कैन ओनली बी अ स्पेशल ऑफर, वो भी ज्यादा से ज्यादा टोटल होल्डिंग 200 लोगों के बीच में ही होगी. सो हम देखेंगे एग्जिस्टिंग कितने शेयर होल्डर्स है और ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को आप शेयर्स ऑफर कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, आगे हम सेक्शन में देखने ही वाले हैं कि इनके शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी भी ना रिस्ट्रिक्टेड होती है. इट्स नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. जैसे पब्लिक कंपनी, आज मैंने चाहा मैंने टीसीएस का शेयर खरीद लिया, कल अगर मैंने चाहा मैंने टीसीएस का शेयर बेच दिया. मैं इन्फोसिस के शेयर्स खरीद सकती हूँ, बेच सकती हूँ, डे ट्रेडिंग कर सकती हूँ, इंटर डे ट्रेडिंग कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. रिलायंस के शेयर्स के साथ, इन्फोसिस के शेयर्स के साथ, टीसीएस के शेयर्स के साथ, उन कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं. आपने नागपुर की एक बहुत ही फेमस कंपनी के बारे में सुना होगा जिसका नाम है हल्दीराम. हल्दीराम also happens to be a private company limited by shares. I believe everyone has consumed the products that Haldiram has manufactured. It's a very famous company, but it's a very famous organization, and this organization is running as a private limited company. It's a private company.
So I don't think so. You all might have ever subscribed for the shares of Haldiram Limited until and unless इनके ओनर आपके खास दोस्त है, हाँ है ना, और आपके पास काफी पैसा है, दोनों चीजें. So yes, it's a private limited company. फोर्थ सिचुएशन जो थी ना, फोर्थ सिचुएशन में जहां आपने क्या किया था, पब्लिक इशू किया था, पब्लिक इशू. यहां पे क्या हो रहा था, आप आम जनता के पास जा सकते थे. मींस यू आर नॉट प्रोहिबिटेड टू गो टू द पब्लिक, यू कैन गो टू द पब्लिक. ऐसी कंपनीज को क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी. क्या कहते हैं ऐसी कंपनीज को, पब्लिक. देर आर न्यूमरल एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक कंपनीज. लाखों में इंडिया में कंपनीज है जो कैसी है, पब्लिक लिमिटेड. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, आप भी और वर्चुअल स्टूडेंट्स, क्या आप लोग मुझे कुछ पब्लिक कंपनीज के एग्जाम्पल्स दे सकते हो, बताइए. सबसे इजीएस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टीसीएस, जोमैटो, ओके, आईटीसी, ओके, टाटा मोटर्स लिमिटेड. कुछ वर्चुअल बच्चों के भी आंसर्स पढ़ लेती हूं. टीसीएस किसी ने कहा है, रिलायंस, इंफोसिस, जोमैटो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ओके फाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यू आर ऑल अवेयर, ओके फाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत इमोशनल हो रहे हो, समझ गया, भावनाएं पोछली, भापो. सुनो ना, संभालो बेटा अपने आप को, क्लास में हो आप, है ना. So yes, virtual students, wonderful. You all are also aware about various kinds and examples of public companies. I want to show you all an example of a public company. In fact, you will understand how and why कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना इतना ज्यादा इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक कंपनी होने की वजह से कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स बिगेस्ट एडवांटेज, एंड दैट इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड्स. थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ, नमस्कार, यू नो, नमस्कार, एक मिनट, who is the promoter of DMart? वेरी गुड, राधा कृष्ण दमानी. उन्हीं का, दमानी का ये डी है, DMart. तो आज हम डीमार्ट के बारे में एवरेज पर्सन लाइक यू एंड मी बेसिकली, अरे गरीबी में देखो, मेरा लैपटॉप भी ले चल रहा है, पता है, उसको खरीदने के पैसे नहीं मेरे पास. ये सर ने बोला ये बैच के पैसे आने के बाद ही लैपटॉप खरीद सकते हैं. ये सेकंड हैंड खरीदा है ये मैंने. सुनो ना मेरी बात. सुनो ना मैं क्या बोल रही हूँ, अरे सुनो तो. सर बीएमडब्ल्यू में घूमने वाले, मैं ब्रायो में घूमने वाली लड़की हूँ. सुनो सुनो ना, मैं देखो अब ऐसे लिंक टूट जाती. मैं क्या बोल रही थी, मैं ही भूल गई. नहीं यार, मैं कुछ तो दमानी जी के बारे में बोल रही थी. हाँ, जब आप इनकी स्टोरी सुनोगे, यू विल रियलाइज दैट दिस पर्सन डिड नॉट, मतलब ऐसा नहीं था कि ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून. He belonged to a very normal middle class family, but now he had big dreams, and over and above that, you will understand through this story that he lost his dad when he was in his early 30s, जिसके वजह से he had to join the business of his father, the business of his big brother, elder brother, who was into ball bearings. But he was not basically interested in doing this particular business. फिर कैसे धीरे धीरे करके he started to invest in shares. Shares में invest करने के बाद उन्होंने पैसा कमाया, and then once he made money out of investing in shares, then he realized now it is the time to fulfill my dreams. और फिर उनके जो सपने थे बिजनेसमैन बनने के, तब उन्होंने उसको अब इंप्लीमेंट करना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके ये चेंज जो है वो शुरू की, एंड नाउ इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इवन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस. पर डेली अच्छे डिस्काउंट्स देने के लिए
स्टोर खोला। शुरुआत में उन्होंने नमस्कार, तो आज हम डीमार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सुपरमार्केट चेन है। डीमार्ट स्टोर्स डेली हाउस होल्ड नीड्स पर डेली अच्छे डिस्काउंट्स देने के लिए जाने जाते हैं। डीमार्ट शुरू करने से पहले डीमार्ट के ओनर मिस्टर राधाकिशन दमानी ने पहले अपना बाजार इस सुपरमार्केट चेन की फ्रेंचाइजी लेकर रिटेल इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था। साथ ही उन्होंने यूएस के कुछ टूर्स किए और वहां वॉलमार्ट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है, उसके ऑपरेशंस के बारे में समझा कि कैसे अच्छे डिस्काउंट्स देने के बावजूद भी वॉलमार्ट बहुत प्रॉफिट कमाता है। इस तरह रिटेल बिजनेस को पूरा समझने के बाद 2002 में उन्होंने डीमार्ट शुरू किया और मुंबई के पवई में डीमार्ट का पहला स्टोर खोला। शुरुआत में उन्होंने बिजनेस को जल्दी जल्दी बढ़ाने के बजाय प्रॉफिट पर ध्यान दिया। प्रॉफिट पर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे और उसका नतीजा ये हुआ कि डीमार्ट आज इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट चेन है। नए स्टोर्स खोलते वक्त उन्हें जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, इस पर उनका ध्यान था। नया स्टोर शुरू करने से पहले डीमार्ट का मैनेजमेंट ये देखता है कि उस स्टोर को प्रॉफिटेबल होने में कितना वक्त लग सकता है और उसके अनुसार उस स्टोर की प्लानिंग की जाती है। स्टोर किराए पर लेने के बजाय डीमार्ट अपना नया स्टोर शुरू करने के लिए जमीन खरीदना पसंद करते हैं। डीमार्ट के करीब 85% स्टोर्स अपनी खुद की जगह पर है। अगर जमीन खरीदना पॉसिबल नहीं है तो वो उसे लॉन्ग टर्म यानी 25 से 30 साल के लीज पर लेते हैं। साल 2001-2002 में जब रियल एस्टेट के भाव गिर चुके थे, तब उन्होंने अलग अलग लोकेशंस पर डीमार्ट स्टोर्स के लिए जगह खरीद रखी थी, जिसका आगे चलकर डीमार्ट को बहुत फायदा हुआ। शुरुआत में स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखते हुए डीमार्ट ने धीरे धीरे एक्सपांशन किया। शुरुआत के 8 साल में उनके सिर्फ 25 स्टोर्स थे और अब टेम्पलेट क्रैक करने के बाद, यानी सारी चीजें कंट्रोल में आने के बाद, डीमार्ट का एक्सपांशन स्पीड अब बढ़ गया है। तो इस तरह डीमार्ट सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपांशन कर रही है, जिसमें उनके हर एक स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। वो पूरी प्लानिंग के साथ डीमार्ट का एक्सपांशन करते हैं, इसलिए अभी तक उन्हें अपना कोई स्टोर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने सारे स्टोर्स इफिशिएंटली चला रहे हैं। जितना प्रॉफिट रिलायंस रिटेल अपने 600 से ज्यादा स्टोर से कमाते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट डीमार्ट अपने 140 स्टोर से कमाता है। डीमार्ट अब अलग अलग राज्यों में एक्सपांशन की प्लानिंग कर रहे हैं। अब हर साल 20 से 25 नए स्टोर्स खोलने का डीमार्ट का प्लान है और उसके लिए भी वो प्रॉफिट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। डीमार्ट में एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो कस्टमर्स को डेली डिस्काउंट्स देते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे सुपरमार्केट चेन्स फेस्टिवल सीजन में और एंड ऑफ सीजन सेल में डिस्काउंट्स देते हैं, पर डीमार्ट में आपको डेली डिस्काउंट्स मिलेंगे। जिस तरह से डीमार्ट में डेली डिस्काउंट्स मिलते हैं, उससे लोग ही अपने पड़ोसियों को और दोस्तों को डीमार्ट के बारे में और उनके डिस्काउंट्स के बारे में बताते हैं। इस तरह डीमार्ट की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, जो कि मार्केटिंग का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है और कंपनी की फ्री में पब्लिसिटी हो जाती है। इस वजह से डीमार्ट को मार्केटिंग पर कुछ खास इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए उनकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है। कस्टमर्स को अच्छा डिस्काउंट देने के लिए उन्होंने प्री प्लानिंग करके कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई है। एफएमसीजी सेक्टर में सप्लायर्स रिटेलर्स को यूजुअली 1 से 4 हफ्तों के क्रेडिट पर माल बेचते हैं, यानी माल खरीदने के बाद रिटेलर उस माल के पैसे बाद में उस क्रेडिट पीरियड में पे कर सकता है। अगर कोई रिटेलर सप्लायर को इंस्टेंटली यानी माल मिलते ही माल के पैसे देता है या क्रेडिट पीरियड से पहले माल के पैसे देता है, तो सप्लायर्स उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं। डीमार्ट शुरुआत से ही सप्लायर्स को माल के पैसे कैश में या क्रेडिट पीरियड से सुनो ना, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूं डीमार्ट के बारे में। दिस इज मिस्टर राधा किशन दमानी, जिनके बारे में मैं बता रही थी। ही इज बेसिकली द फाउंडर, द प्रमोटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। I already told you that in the early 30s he lost his dad, because of which he had to enter into the business with his elder brother, which was of ball bearings. But he was not quite interested in doing this business. कुछ समय के लिए उन्होंने वो business किया, but later on he understood that this is not his cup of tea. So what he started to do is, वो business करके उन्हें जितने भी पैसे मिले, he started to trade in shares. He became a stock trader. स्टॉक ट्रेड करने के बाद ही रियलाइज कि स्टॉक ट्रेड करके भी बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में उन्होंने काफी पैसे कमाए भी। और इन कमाए गए पैसों से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक दुकान खोली अपना बाजार करके, विच वॉज अ बिग डिपार्टमेंटल रिटेल स्टोर। जैसे अपनी किराना की दुकान होती है ना, नॉर्मल छोटी छोटी किराने की दुकान हर गली में होती है,
वैसे उन्होंने सोचा कि छोटी छोटी किराना की दुकान खोलने के बदले आई विल ओपन अ बिग किराना की शॉप, जिसको नाम दिया एज अपना बाजार, जिसमें हर कोई चीज अवेलेबल थी, चाहे चिप्स है, बिस्किट्स है, गेहूं है, चना है, दाल है, सारी चीजें, नमक है, तेल है, सारी चीजें जो होती है, जो अपनी नॉर्मल किराना की दुकान में अवेलेबल होती है, वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल हुआ करती थी। ही ओपनड द स्टोर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड फॉर सम बिजनेस पर्पस वंस ही ट्रैवल्ड टू अमेरिका में, when he saw the business of Walmart, he realized what Walmart was doing is Walmart was offering heavy amounts of discounts. हर रोज अलग अलग किस्म का डिस्काउंट, आज दाल पे तो कल चावल पे तो परसों तेल पे तो कभी नमक पे, और हेवी डिस्काउंट ओके was provided on certain products on a particular day. और कस्टमर्स क्या हो जाते थे, इस पर्टिकुलर डिस्काउंट के वजह से स्टोर में आने के लिए अट्रैक्ट हो जाते थे। अब आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वंस यू एंटर द शॉप, फिर अब आप उनके हो जाते हो, सोचते हो एक चीज लाने के लिए उठा देते हो 4 चीजें या 10 चीजें, फिर चिप्स का पैकेट दिखी जाता है, थम्स अप की बोतल दिखी जाती है, बिस्किट्स भी कुछ दिखी जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे लगता है चलो ले ही लेते हैं। तो वही सेम स्ट्रैटेजी जो है, he applied it for his own store, and in 2002 for the first time he incorporated this company and opened the store in the name of DMart in Powai, मुंबई में। ओके कुछ सालों बाद, 8 सालों में ही he had 25 stores all over India. In fact, in December 2017, there were around 141 stores all over India. और अगर आप इन स्टोर्स 141 स्टोर्स का प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो एज कंपेयर टू मोर देन 600 स्टोर्स ऑफ रिलायंस रिटेल लिमिटेड, बिकॉज डीमार्ट का सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज रिलायंस रिटेल, डीमार्ट का प्रॉफिट इज मोर देन डबल द प्रॉफिट फ्रॉम दी 600 स्टोर्स ऑफ रिलायंस रिटेल। प्रोडक्ट्स वहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, बट जो प्रॉफिट ये 600 स्टोर में कमा रहे हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा प्रॉफिट डीमार्ट कमा रहा है इन दीज 141 स्टोर्स। और प्रॉफिट क्यों उनका ज्यादा है वो आपने वीडियो में देखा होगा, लैंड वो खरीदते नहीं है, लीज पे लेते हैं, वो सब आपने चीजें देखी ना, तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं, दैट विल बी टॉट टू यू इन फाइनेंस, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। करेंटली हम लोग लॉ देख रहे हैं। Why I want to show you this particular video and why we discuss this particular case study, I will tell you. I told you ना 2017 में 25 से 141 स्टोर्स आ गए थे डीमार्ट के। आप सोचो 25 से अगर हम लोग जंप कर रहे हैं टू 141 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया, क्या हमें लगेगा बहुत सारा पैसा? अरे लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि जो भी वो लैंड भी अगर लीज पे लिया है, लीज का पैसा लगेगा, उस स्टोर को क्रिएट करने का पैसा लगेगा, स्टाफ का पैसा लगेगा, एसी रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कितने सारे रेकरिंग खर्चे हैं, इसके लिए लगने वाले हैं हमें बहुत ज्यादा पैसे। ये पैसे उन्होंने कहां से लाए? थ्रू एन IPO। वे वेंट फॉर अ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनी कर सकती है या पब्लिक कंपनी कर सकती है? यस, ओनली अ पब्लिक कंपनी। 8 मार्च को 2017 में the shares were issued to the public at large and the shares were heavily oversubscribed. Okay, and basically issue price was having a price band of rupees 290 to 299. इसको कहते हैं प्राइस बैंड। वो हम लोग समझने वाले हैं जब हम लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखने वाले हैं। आपके सिलेबस में प्रोस्पेक्टस ये चैप्टर है। ओके, और प्रोस्पेक्टस के टाइप्स में देयर इज वन टाइप्स व्हिच इज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में यू कैन गिव अ प्राइस बैंड। इन्होंने भी देखो एक प्राइस बैंड दिया है, बेसिकली अ रेंज। प्राइस बैंड मतलब अ प्राइस रेंज 290 से 299, जहां पे आप खुद पब्लिक को ही कहते हो कि ये पब्लिक तू बता कि कितने प्राइस पे तुम कितने शेयर्स हमारी कंपनी के खरीदने के लिए रेडी हो। एंड 299 पे भी सब्सक्रिप्शन वाज हेवीली ओवर सब्सक्राइब्ड। सो बेसिकली फाइनल प्राइस जो डिटरमिन हुआ था थ्रू द बिडिंग प्रोसेस वाज 299। ओके, 299 पे कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो क्लोज हुआ था।
आप समझो अगर किसी ने उस समय पे सब्सक्राइब किए होगे शेयर्स को, ठीक है, डीमार्ट स्टोर का नाम है, बट कंपनी यस इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। इसलिए अगर आप देखोगे स्क्रीन पे मैंने सर्च किया है करंट शेयर प्राइस ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देती हूं मैं, आईटीसी इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड क्लासमेट इज इट्स ट्रेडमार्क। क्लासमेट कंपनी का नाम नहीं है, समझ रहा है क्या आपको? कंपनी का नाम क्या है? आईटीसी। वैसे डीमार्ट कंपनी का नाम नहीं है। अरे भाई मेरे बहनों, समझ रहा है कि नहीं? कंपनी का नाम क्या है? एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। अभी करंट प्राइस एज ऑन 23rd of September 2021 per share price of Avenue Supermarts Limited is 4,408 rupees। आप सोचो, मतलब 2017 में, मार्च 2017 में अगर किसी ने 300 रुपए दिए हैं 18, 19, 20, 21 4.5 सालों में वो 300 रुपए की कीमत कितनी हो गई है? 4,408 रुपीस। जस्ट इमेजिन, ये कमाल है ना? और ये चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले। मैंने आपको पहले दिन ही प्रॉमिस किया था, सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल बट अप्रोच होगा एकदम। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस। सो अरे ये देखो ना, ये जो शेयर्स है ये ट्रेड हो रहा है एंड आप भी शेयर्स खरीद सकते हो, मैं भी शेयर्स खरीद सकती हूं इस कंपनी के। सो बेसिकली द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। व्हाई इज इट फ्रीली ट्रांसफरेबल? बिकॉज इट इज अ पब्लिक कंपनी। ये देखिए, इट इज अ, बोलना, public company. It is a public company. It's a public limited company. Getting this or no, my dear friends? Yes. चलो आइए आपके नोटबुक पे हेडिंग दीजिए, द कंपनीज एक्ट 2013। लिख लिया? कैसे लिखा है द कंपनीज एक्ट 2013? हर एक वर्ड का पहला लेटर होगा इन और ये एग्जाम्पल मैं चाहती हूं आप लिख लो। आप और आपके दो दोस्त, आप आपके दो दोस्त, कुछ क्लोज मेंबर्स और आप और आम जनता। और वहां पे जहां पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है वहां पे आप लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो? कौन से एग्जाम्पल्स लिखने वाले हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के? फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड और हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, एसबीसी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, कुछ सालों बाद पब्लिक हो जाएगी। शेयर्स खरीदोगे ना? आपका ऐसा ही साथ रहा तो। नहीं बेटा, लिखो लिखो। किसी का एंड्रॉइड फोन मिल सकता है क्या? सॉन्ग प्ले कर दे। कोई नहीं देना चाहता है? कोई गाना लगा दो आपके चॉइस का। कौन सा गाना लगाओ? कौन सा? बिलीवर। कुछ एक मिनट, कुछ आज मोटिवेशनल सॉन्ग प्ले करती हूँ। आज डे 1 है ना? हाँ क्या? तुम लोग लिखो, उस पर डिस्कस करना बंद करो कौन सा गाना प्ले करना है, ठीक है? Okay, I'm ready for my
देखो वर्चुअल बच्चे अच्छे बोल रहे मैम हमारा फोन ले लो, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेने वाला है। लिखो लिखो, अच्छे बच्चे हो ना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। बच्चे बोल रहे टोनी कर करके गाने लगा दो। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, Okay, check. आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Okay, I'm assuming you all are done with the writing part. चलो। Yes. Okay. Everyone now please stop writing. हो गया? तो अभी तक तो हमारा इस सवाल का जवाब आया ही नहीं है. What do you mean by a company? अब एक एक करके इसी एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, so that we understand what are the features of a company. सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात तो हमने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया है, एंड दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नहीं, यू कैन नॉट से फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बट प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. सो बट वी कैन कंक्लूड यस दे आर ट्रांसफरेबल. So what we are concluding is what is common for all category of companies, है ना. freely transferable सिर्फ पब्लिक कंपनी का फीचर होता है,
Right now we are only talking about companies in general, and for companies in general we can say that the shares are transferable, चाहे प्राइवेट है या पब्लिक है. पब्लिक में तो आपने देखा ही है, प्राइवेट में भी देखा ना आपने. सचिन बंसल ने क्या अपने शेयर्स वॉलमार्ट को बेचे हैं? बिन्नी बंसल ने भी क्या अपने शेयर्स टाइगर ग्लोबल को बेचे हैं? हाँ, तो शेयर्स ट्रांसफरेबल है, बट दे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. ओके, so one of the basic features of a company is that the shares are transferable. Say for example, this is Sharma ji and this is his neighbor Verma ji. Verma ji has shares worth rupees 10,000 and Sharma ji has shares worth rupees 5 lakhs in Avenue Supermarts Limited. अब वर्मा जी को कुछ पैसों की जरूरत आ गई and thus he thinks that he wants to sell his shares. Can he sell his shares? He can sell it to Sharma ji, he can sell it to any other person. Any other person. Okay, so first feature of every category of company is that the shares are transferable in nature. हमने अभी देखा, पैसे दो और मालिक बन जाओ, पैसे दो और मालिक बन जाओ, मतलब 10 रुपए दो और इस कंपनी के मालिक बन जाओ. वेदर फॉर अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, व्हाट डू? यू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स एंड यू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी. सो बेसिकली अगर कंपनी का से फॉर एग्जाम्पल टोटल कैपिटल जो आया है, टोटल कैपिटल जो आया है, हो सकता है टोटल कैपिटल जो है वो आया है ऑफ 100 lakhs. क्या ये कैपिटल एक ही पर्सन का है? क्या ये कैपिटल शेयर किया गया है बाय दीज ओनर्स? मतलब वर्मा जी कह सकते हैं कि ये 100 लाख के कैपिटल में से 10,000 का कैपिटल मेरा है. शर्मा जी कह सकते हैं ये 100 लाख के कैपिटल में से 5 लाख का कैपिटल मेरा है. हो सकता है यहां पे मिस्टर राम है, ये श्याम है, ये घनश्याम है, कुछ कैपिटल हर किसी का है. थोड़ा कैपिटल हर किसी पर्सन ने दिया है. तो इसीलिए इस कैपिटल को कहा जाता है एज द शेयर कैपिटल. ये कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं? पार्टनरशिप में हम शेयर कैपिटल नहीं कहते. कंपनीज एक्ट में, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं दिस कैपिटल इज शेयर कैपिटल बिकॉज दिस इज शेयर्ड बाय एवरी ओनर. इट कुड बी रुपीज 10, कुड बी 100, कुड बी 10,000, कुड बी 10 lakhs. But it does not belong to one person. It belongs to every owner. ओनर को कहते हैं हम शेयर होल्डर एंड बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय एवरीवन इट इज नोन एज द, बोलो ना, इट इज नोन एज द शेयर कैपिटल. अच्छा, एक चीज मैं आपको पूछना चाहती हूं. दिस यू हैव लर्न्ड इन सीए फाउंडेशन. Okay, so that is why I'm asking you. I'm not explaining it to you all. It is presumed that you know about it. मुझे बताओ, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है? मतलब डज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ? वर्चुअल स्टूडेंट्स आपको भी जवाब देना है, बोलो. यस, वेरी गुड. हसलिन, अभिषेक, ब्रिजेश, विपुल, राशि, ईशा, वंडरफुल. कंपनी फॉर्म ऑफ, और इसकी बैटरी क्यों नहीं चल रही है? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल मतलब समझता है ना आप लोगों को? आर्टिफिशियल मतलब समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल. सो बेसिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आपका और मेरे जैसा नेचुरल बर्थ नहीं होता है. इट इज मैन मेड, क्रिएटेड बाय अस. In fact, created through, okay, it is created through a process, through operation of law.
गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो ना. And that is why it is an artificial person. We cannot say it's fictitious. Fictitious मतलब something that is imaginary. Fictitious मतलब something that is imaginary. It's not imaginary यार. जैसे imaginary, Spider-Man is imaginary, Shaktiman is imaginary, but company is not imaginary. It's only artificial. Artificial because it does not have a natural existence. जैसे कि एक natural flower है और एक artificial flower है, दोनों भी exist करते हैं या नहीं? सिर्फ इसका existence natural है because it's made by God or by nature, और this is created by us. We made it, humans, and that is why it is artificial. यहां पे भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है. इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. फाइनली इट इज क्रिएटेड अंडर लॉ, बट लॉ किसने बनाया है? आपने और मैंने तो बनाया है. अरे हाँ है ना? एंड दैट इज व्हाई वी से दैट अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, बट इट हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस in the eyes of law. It has a separate existence in the eyes of, in fact हम तो ये भी कहते हैं कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. ये दोनों भी लोग अलग अलग है. पार्टनरशिप में हमने कहा था पार्टनर्स ही फर्म है और फर्म ही पार्टनर्स है, बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल अप्लाई नहीं होता है. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ पर्सन. आप कानून की आंखों से देखो, क्या आपको ये कंपनी नजर आ रही है? यस, इट्स अ पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. और जब मैं कहती हूं ना इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम. इन फैक्ट इट कैन बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम. इट कैन इनकर लायबिलिटीज इन इट्स ओन नेम. It can sue anyone in its own name and it can be sued in its own name. मतलब basically it's a person. And जैसे every person can enter into contracts, हमने देखा था फाउंडेशन में, contract can be entered by any two persons. ये पर्सन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. बट अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए क्या कंसेंट की जरूरत है? अरे बोलो ना. फ्री कंसेंट हमने कहा है. कंसेंट होना है या नहीं होना है? नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट. कंसेंट होना जरूरी है. बट कंपनी कंसेंट कैसे देगी? कंपनी तो आर्टिफिशियल है, उसके पास आपके और मेरे जैसे हाथ पैर मुंह थोड़ी ना है. व्हाट हैपेंस इज, यस, कंपनी गिव्स इट्स कंसेंट इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स. देखो जैसे आप और मैं साइन करते हैं, वैसे कंपनीज क्या करती है? अफिक्स करती है अपना कॉमन सील. कंपनी क्या करती है? अफिक्स करती है अपना कॉमन सील. कॉमन सील कभी आप लोगों ने देखा है? हाँ, sorry? Yes. Look, this is a common seal. It's not a stamp, huh? It's a common seal. It is inkless, without any ink. जैसे बचपन में आप 5 रुपए का कॉइन रखते थे पेपर पे और ऐसे पेंसिल से करते थे, कर दीजिएगा? हर कोई करता है, तो वो इंप्रेशन आती है. वैसा ही कुछ होता है. यू पुट द पेपर इन over here. आई एम नॉट एबल टू शो. यहां पे बीच में दिख रहा है ये, यहां पे आप पेपर डालते हो, फिर उसको ऐसे प्रेस करते हो, ठीक है? फिर ये ऐसा इंप्रेशन आ जाता है पेपर के ऊपर, ऐसा इंप्रेशन आ जाता है. दिस इज द कॉमन सील. पता नहीं कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि स्टैंप मारना इज द कॉमन सील. स्टैंप इज नॉट कॉमन सील. स्टैंप इज दैट विद दैट इंक. ओके, दिस इज इंकलेस. इट लीव्स एन इंप्रेशन. मतलब इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो आप, ठीक है? कॉमन सील, हाँ राइट. तो दिस इज अ कॉमन सील. ओके, जब 2013 में ये एक्ट आया था, 2013 में जब ये एक्ट आया था, तब कॉमन सील मैंडेटरी था. बट बाद में रियलाइज किया कॉमन सील कौन अफिक्स करता है? कंपनी के डायरेक्टर्स अफिक्स करते हैं, क्योंकि कंपनी तो खुद सील नहीं मार सकती है. कंपनी मार सकती है क्या? वो तो कठपुतली है ना, आर्टिफिशियल है वो तो अब 2015 में अमेंडमेंट आया. आज तो हम 2021 में हैं, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू लर्न द अमेंडेड प्रोविजंस.
2021 में, मतलब 2015 के बाद से आज तक और हमेशा के लिए अब कहा गया है that the common seal is now optional. It is now optional. This optional means what? Now, if you wish to, you can have a common seal for your company. अगर common seal है क्या बात है, but अगर common seal ना भी है, it is okay. Any two directors can sign on behalf of the company. It will be presumed मतलब assumed, it will be deemed, ऐसा माना जाएगा जैसे कि कंपनी ने खुद ने कंसेंट दिया है for that particular document. Getting this or no, my dear friends? बताओ, आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है कंपनी? कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? क्या शेयर्स कंपनी के ट्रांसफर किए जा सकते हैं? कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज द, it is held by one person or shared by many persons. कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस और सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय लॉ and it can only be dissolved by law. It is created by law and can only be dissolved by law. Members आएंगे, members जाए, but कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. ओके कंपनी के मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से कंपनी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता है. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? ओके इसके ऊपर एकदम डिटेल में हम लोग कल चर्चा करेंगे. इनफैक्ट मेरे फीचर्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं. फाउंडेशन में आपने सिर्फ क्लैप्स पढ़ा होगा, 5 फीचर्स ही पढ़े होंगे. एट इंटर लेवल यू आर गोइंग टू लर्न 9 फीचर्स. ओके सो इट्स गोइंग टू बी इन डिटेल विच वी विल डू टुमारो. तो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद, कल मिलते हैं. सी यू ऑल टुमारो. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. नोट्स कल लिखवा दूंगी.